नमस्कार राजस्थान, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। एसआई भर्ती 2021 मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में चयनित एसआई को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से फिलहाल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और मनमोहन बेंच ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को अपील 3 महीने में निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं और तब तक एकल पीठ का 28 अगस्त का एसआई भर्ती रद्द करने का जस्टिस समीर जैन का आदेश लागू रहेगा। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक। भर्ती रद्द करने का आदेश लागू। ट्रेनिंग पर ब्रेक। को फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ना ही कोई ट्रेनिंग होगी इनकी, और ये जो अब इनको 3 महीने इंतजार करना होगा कि डीबी इस पे अंतिम निर्णय क्या लेता है। 3 महीने में हाई कोर्ट करेगा भविष्य पर फैसला। एसआई भर्ती पर सुप्रीम फैसला। तो एसआई भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या चर्चा करेंगे, और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं बाकी के मेहमानों के साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागौर सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार उनकी राय क्या है। हनुमान जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। इसके साथ साथ मेरे साथ राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है के जैन साहब भी हैं और बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, और उनके पास जाऊंगा। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। लेकिन हनुमान जी, सबसे पहले एक टिप्पणी आपकी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि शुरुआत से आपने इस पूरे भर्ती, कलंकित भर्ती को लेकर के आंदोलन भी किया और रद्द करने के पक्षधर भी रहे। देखिए, सड़कों पे हम लड़ रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर भी मामला उठाया हमने, लोग ऑल पार्टी मीटिंग में भी उठाया जी। और बीजेपी के नेताओं को उनका वादा याद दिलाया कि 23 में जब आप लड़ने गए थे चुनाव राजस्थान में, तब आपने कहा था कि एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, जेपी नड्डा जी ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, तमाम बीजेपी के नेताओं ने कहा, और आंदोलन भी सड़कों पे किए। हम भी पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ, चाहे रीट का मामला हो, दूसरे मामले हो, गहलोत सरकार के समय जो कलंकित हुआ राजस्थान, जिस तरह पेपर माफिया हावी हुआ और जिस तरह का कोकट बना, इसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। और हाई कोर्ट ने आखिर हमारी सुनवाई की। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट ने भर्ती रद्द का आदेश दिया। आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर एक जनहित याचिका दायर करने की सरकार से बात की। आरपीएससी में गंभीर आरोप लगाए, तो उसके बाद डीबी के अंदर कुछ अभ्यर्थी गए और डीबी ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। भर्ती रद्द का जो आदेश है उस पर रोक लगाई जाती है। इसको लेके वो अभ्यर्थी जो संघर्ष कर रहे थे लंबे समय से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखा और 3 महीने में डीबी को कहा कि आप इसका निस्तारण करें। और वहां मुझे एक चीज जो राजस्थान की जनता, नौजवानों को कहने की, सरकार किस तरह पलटी, किस तरह सरकार का दोगलापन दिखाई दिया कि जिस दिन हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द की उस दिन भजन लाल जी, इनके मंत्रिमंडल के एक मंत्री तो मेरे से उलझ गए थे। कई मंत्रियों ने यह कहा कि हमारी एसआईटी का परिणाम है कि भर्ती रद्द हो गई, हमने भर्ती रद्द कराई, हम कई अपील में नहीं जा रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकारी वकील, राजस्थान सरकार के वकील ने यह कहा कि साहब उनको ट्रेनिंग करा दी जाए, जो फरार है, जो दूसरे है, इनकी हमदर्दी दिखी उन अपराधियों के साथ और उन थानेदारों के साथ जो पेपर लीक के अंदर आरोपित है। सरकार का दोगला रवैया है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी और यही फैसला आगे रहेगा। हमने पहले ही कहा था कि हाईकोर्ट जस्टिस ने जो लंबा चौड़ा फैसला दिया लंबे समय बाद, वो फैसला यथावत रहेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ देखेगा इसके अंदर और इसी तरह का फैसला। लेकिन हनुमान जी एक बात मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक बात शुरुआत से ये उठती आ रही है कि जो लोग ईमानदारी से पास हुए उनका क्या? ईमानदारी से तो मैं ही लड़ रहा हूँ 25 साल से। 3 बार लोग मंत्री बन गए, थैला लेके घूमते थे मेरा, तो मेरा क्या, ये क्या बात हुई? आपका 60% से ज्यादा लोग फर्जी है,
तो भर्ती रद्द होगी, दोबारा तैयारी कर लेंगे। जी, हम भी तो चुनाव हार के जीतते हैं अगली बार। ये थोड़ी कहते भाई वो भजनलाल सीएम बन गए तो वसुंधरा का क्या, तो ये गुलाब जी तो कटारिया का हनुमान जी क्या, ये तो पहले ही पंजाब तय हो तिवारी का जाना क्या? चाहिए था ना। ये इतना लंबा वक्त गुजरा, ये भी तो राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात है कि फैसला नहीं हो पाया सरकारी स्तर पर। ये तो अभी तो आगे देखना राजस्थान की क्या क्या मजाक बनती है, आप देखना आगे जिस तरह सिस्टम चल रहा है ना। जी, सारे अधिकारी सरकार चला रहे, नेताओं की चली नहीं रहा राजस्थान का, पता ही नहीं चल रहा राज किसका है। हनुमान जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस पर अपनी राय रखी है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और मेहमान भी हैं। हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे, आरएलपी के सुप्रीमो, और इस वक्त ए के जैन साहब हमारे साथ हैं, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, लादूराम गोदारा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ में पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मदन प्रजापत भी हमारे साथ है। आप सबका स्वागत है। और सीधे ए के जैन साहब कैसे देखें सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश को? आप ही से शुरुआत, क्योंकि अब लगातार देखिए सिंगल बेंच की तरफ से रद्द करने का आदेश दिया, हाईकोर्ट के डबल बेंच ने उस पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने जो है डबल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। सिंगल बेंच में न्यायाधिपति समीर जैन साहब ने ऑर्डर किया था जी, वो बहुत ही विस्तृत और सभी लोगों को सुनकर आदेश किया, और उसमें उन्होंने कारण बताए थे कि अभी तक की जांच के हिसाब से हर 8वां प्रत्याशी, हर जो चयनित प्रत्याशी है, हर 8वां वो पेपर लीक के माध्यम से आया हुआ है, और ये परंपरा नियमित जारी है, लोग रोज मिल रहे हैं, रोज कार्यक्रम चल रहे हैं। जी, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि खुद एसओजी ने रिकमेंड किया, होम डिपार्टमेंट में रिकमेंड किया, पहले मंत्रियों ने भी रिकमेंड किया, फिर बाद में अचानक सरकार का रूप बदल गया। साथ में उन्होंने आरपीएससी के कई लोगों के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां भी की थी, क्योंकि और वो भी सारे जो सबूतों को एनालिसिस करने के बाद की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वो आरपीएससी को इस भर्ती को रद्द करने के लिए रिकमेंड करे, साथ में एक इसको विशेष जांच और करवाई जाए। और ये भी कहा था कि जो लोग जो बैठे हुए अभ्यर्थी हैं वो उनको दोबारा, जो पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए कि वो दोबारा भर्ती में शामिल हो सके, या उनकी जो पुरानी नौकरी है वो प्रोटेक्ट की जाए। जो डिविजनल बेंच है उसने सिर्फ एक आधार पर स्टे कर दिया था कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी एसओजी की, वो एसओजी की रिपोर्ट कहाँ से आई, और वो रिपोर्ट किसी भी ऑफिसर ने प्रमाणित नहीं की थी। भाई ये रिपोर्ट तो जो लोग चैलेंज कर रहे थे वो अपने सोर्सेज से निकाल कर लाए थे, जैसे पेपर लीक हुआ था वैसे ये रिपोर्ट लीक हुई थी, क्योंकि सरकार ने तो ये रिपोर्ट जानबूझकर छिपाई थी, सरकार ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत ही नहीं की थी, सरकार ने इस रिपोर्ट को गलत भी नहीं बताया था कोर्ट के अंदर। तो मात्र इस आधार पर जो ऑर्डर रोक दिया गया था वो अपने आप में ऐसा लग रहा था कि ये ऑर्डर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, और आज वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वापस जो ओरिजिनल ऑर्डर है सिंगल बेंच का वो बहाल कर दिया, और साथ में डायरेक्शन दे दिया कि 3 महीने में आप अपनी इसको जो अपील है इसको फाइनली डिसाइड करिए। आप अगर सुप्रीम ऑर्डर गलत है सिंगल बेंच का तो उसको बदल दीजिए, सही है तो उसे यथावत रखिए, पर रीजेंट ऑर्डर पास करिए, इस तरीके के ऑर्डर पास मत करिए। नहीं जैन साहब, इसके मायने कैसे समझे हम? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि हाई कोर्ट अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, या ये कहा कि भाई ये जो अपील निस्तारित कर दें, बाकी जो सिंगल कोर्ट का फैसला है उसको कैसे कानूनी तौर पर हम कैसे समझें संक्षेप में? सर कानूनी रूप से जो डिविजनल बेंच है जो अपील सुन रही है सिंगल बेंच की, वो 3 महीने में फाइनल ऑर्डर पास करे, इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करे, किसी तरह का अंतिम रूप से अपील को तय करे, अपील स्वीकार करें, परिवर्तित करें सिंगल बेंच के ऑर्डर को, या उसको अमेंड करें, जो भी करना हो करें। तो अब मतलब यह है कि पूरा मामला अब हाईकोर्ट के डबल बेंच पर निर्भर है, ये समझ लें हम कि डबल बेंच का फैसला आएगा वो फाइनल फैसला होगा। बिल्कुल अंतिम निर्णय डबल बेंच का ही होगा, और उसके बाद भी जो आदमी पीड़ित होगा, जो पक्ष उसको पसंद नहीं करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा एसएलपी के माध्यम से, जैसे इस बार इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट में गए। परंतु जो अभ्यर्थी हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको जो बिना बात की ट्रेनिंग और तनख्वाह मिल रही थी वो अब रुक गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में वो लोग भर्ती चयनित सब इंस्पेक्टर्स नहीं रहे हैं, जब तक डबल बेंच का फैसला उनके पक्ष में नहीं आ जाता। तब तक ना उनको कोई भत्ता मिलेगा, ना वेतन मिलेगा, ना ही उनकी कोई सेवा है। बिल्कुल आज की तारीख से लागू हो जाएगा, ये आज की तारीख से लागू हो गया। ठीक है, पौरुष भारद्वाज जी आपका रिएक्शन क्या? जल्दी एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। बोलिए।
हेमंत जी देखिए, मैं इस बात को, जैसा कि हम लोग शुरू से कहते हैं कि सरकार न सिर्फ यू टर्न की है बल्कि राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। आपको पता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं में 3 पार्ट होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। परंतु उसमें जो कार्यपालिका उसमें जो कार्यपालिका होती है उसका दायित्व होता है कि वो विधायिका में अपने मंत्रियों के माध्यम से और न्यायपालिका में अपने एडवोकेट्स के माध्यम से अपनी सशक्त पैरवी करे और जनता के हित की जो भी बात है उसको आगे बढ़ाए। परंतु देखिए, सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट ना तो विधानसभा में अच्छा है, ना इनका जो है रुख जो है इनका कोर्टों के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर इनका जो है अपना खुद का स्टैंड कहा जाए या फिर उसको अपना रुख कहा जाए वो क्लियर होता है। देखिए, आपको ध्यान होगा कि चाहे कर्मचारियों के तबादले का मामला हो, वहां पर सरकार ने पलटी मारी। अपने खुद के पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थानीय निकाय का जो स्थानीय निकाय थे वहां पर जो मनोनीत की नियुक्तियां होती है वो इन्होंने निकाली, दूसरे दिन उसको कैंसिल कर दी। इस प्रकार से अनेकों मामले, चाहे आपके स्थानीय निकाय चुनाव का मामला हो, चाहे पंचायती राज चुनाव का मामला हो, चाहे फिर ये वाला मामला हो, ये सरकार बार बार 2 कदम किसी मामले में आगे चलती है और 3 कदम ये वापस खींच लेती है और देखिए अपनी जगहसाही का कारण बनती है। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार खुद तो खतरे में हो या ना हो, परंतु इसके निर्णय की वजह से तमाम पक्ष जो इससे प्रभावित है, आप सोचिए उन पर क्या बीतती है। हेमंत जी, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले जो है अभी जो सिंगल बेंच का फैसला आया था उसके बाद में एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली थी और प्रदेश के युवा जो है वो बुरी तरह दिग्भ्रमित है। आप अपने स्टैंड तो क्लियर कीजिए। कविता आप बोलते हैं पहले भी आपको ध्यान होगा एक ऐसा ऐसा ही भर्ती के एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या की थी कि कोई कांग्रेस की सरकार में कोई फैसला नहीं हो पा रहा, वो भी आपको पता है कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था पेपर लीक की वजह से। मदन प्रजापति, जल्दी से आपका रिएक्शन। ठीक है, मैं आ जाऊंगा वापस, एक टिप्पणी हो जाने दीजिए सब। ठीक है मदन जी, मैंने टोका नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभ्यता से डिबेट एक मिनट बिल्कुल जल्दी। अभी इन्होंने कहा कि विद्यार्थी आत्महत्या करने के किया था, तो मैं अभी बताने लगूंगा आत्महत्या तो युवाओं ने किस तरीके से लाइव वीडियो बनाते हुए आत्महत्या की थी कि राजस्थान की सरकार की आंख पे पट्टी बांध के अशोक गहलोत जी धरतराज और पेपर लीक हो रहे थे, पेपर जो है। लेकिन मैं रिएक्शन दे देता हूं आपको, खैर वो कांग्रेस का मामला है लेकिन मैं रिएक्शन देता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के युवाओं को न्याय मिले इसके लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए बेगुनाहों के साथ में न्याय हो और गुनेगार बख्शे न जाए, इसी के ध्यान में रखते हुए उन्होंने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने जो तथ्य जुटाए और पारदर्शिता से कि किसी को भी यह ना लगे कि सरकार ने कोई क्या, न्यायालय के समक्ष अपने सबूत रखे। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना, सरकार की जांच रिपोर्ट, एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो न्यायालय में पेश हुई, न्यायालय ने उसके हिसाब से निर्णय लिया। हम न्यायालय के निर्णय को मानते हैं। सिंगल बेंच ने निर्णय दिया, उसके बाद डबल बेंच में गया। हेमंत जी, इससे बड़ी पारदर्शिता मैं समझता हूं कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप देखेंगे एफआईआर कब दर्ज हुई। दूसरा, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, मैं हनुमान बेनीवाल जी का एक जवाब दे देता हूं। मैं बाद में आ जाऊंगा सर, उस पे सबकी एक टिप्पणी हो जाए। मैं इसलिए चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। एक आप 10 सेकंड ले लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जी। हेमंत जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम तो अभी जो कह रहे थे न्यायपालिका विधायिका, ये बता रहे थे विधायिका न्यायपालिका में अगर विश्वास नहीं है तो कांग्रेस का नहीं है। हमने तो अपने जांच रिपोर्ट के तथ्य माननीय न्यायालय के सामने समक्ष रखे और अब जो न्यायालय फैसला देगी वो स्वीकार होगी। मैं समझता हूं इतिहास में इससे ज्यादा पारदर्शी तरीके से किसी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। दोनों पक्षों ने अपना दोनों पक्षों ने अपना अपना ठीक है। नहीं, मैं आ जाऊंगा मित्तल साहब, फिर लादू राम गोदारा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है लादू आपका भी। मित्तल साहब, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को? देखिए हेमंत, जब आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब क्या नाम से एसओजी ने एक बार फिर 3 चयनित अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है और इन पर यह आरोप है कि इन्होंने सोल्ड पेपर, परीक्षा से पहले सोल्ड पेपर प्राप्त कर लिए और उसको पढ़कर इन्होंने क्या नाम से एसआई परीक्षा उत्तीर्ण की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बात कही है। एक तो ये कि जो डीबी ने कहा था कि क्या नाम से ट्रेनिंग कर सकते हैं ये लोग चयनित अभ्यर्थी, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये ट्रेनिंग के हकदार नहीं है और जो सिंगल बेंच का फैसला उसको लागू रखा, साथ ही 3 महीने का समय दिया। हेमंत, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये मामला हाईकोर्ट में नहीं निपटेगा, चाहे हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का मामला हो चाहे हाईकोर्ट की डबल बेंच का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम फैसला, लेकिन एक लाइन तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये आज कहा है अपने फैसले में कि सिंगल बेंच का फैसला तब तक मान्य रहे जब तक हाई कोर्ट अपील का निस्तारण नहीं कर दे, तो एक लाइन तो सुप्रीम कोर्ट ने दे ही दी है। अब आगे सिस्टम को देखना है। लादू राम गोदारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार आंदोलन करते रहे भर्ती को रद्द करवाने को लेकर के। लादू, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? देखिए,
सबसे पहले तो मैं हेमंत जी आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि लगातार आपने जो है प्रदेश के जितने भी पेपर लीक की घटनाएं थी उसकी पुरजोर तरीके से मीडिया ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आवाज उठाई। जी। जिस प्रकार से 28 अगस्त 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एसआई भर्ती को रद्द करके पूरे प्रदेश के अंदर जो है युवाओं के हित के अंदर एक सकारात्मक जो परिणाम दिया था, जो सर्वोपरि फैसला दिया था, उसको जब चयनित पक्ष ने डीबी में चैलेंज किया था, चैलेंज करने पर डीबी ने जो है उस फैसले पर स्टे दिया। उसके बाद में हम तमाम लोगों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी दायर की थी। उस एसएलपी पर जो आज सुनवाई हुई, वो सुनवाई आज एक और जीत राजस्थान के युवाओं की हुई है। बेहद ही सकारात्मक सुनवाई हुई है। जिस प्रकार उस सुनवाई में देखने को मिला कि राजस्थान की सरकार का दोहरा रवैया, दोहरा चेहरा वहां पे सामने आया कि राजस्थान की सरकार के भाजपा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां एक और तो ये कहते हैं कि हमारी सरकार आई तब हमने एसआईटी गठित करी और हमारी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द करी थी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, हम इस फैसले को सर्वोपरि मानते हैं। और दूसरी ओर 8 तारीख तक एक्शन लेना था, लेकिन एक्शन नहीं लेने के बावजूद भी अब तक राजस्थान की सरकार जो है कोई एक्शन नहीं ले पाई। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर राजस्थान सरकार के डबल एजेंट ये कहते हुए वहां पे पैरवी कर रहे थे कि अगर आप थानेदारों को फील्ड ट्रेनिंग पे देते हो तो हमारी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। क्या सरकार इन लगातार हो रही गिरफ्तारियां, कल भी आपने देखा 3 चयनित थानेदारों की गिरफ्तारियां हुई है और उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो पा रही। और जिस प्रकार आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में कहा गया कि जो सिंगल बेंच का भर्ती रद्द करने का फैसला था, वो फैसला बरकरार रहेगा, वो आदेश फिलहाल जो है यथावत रहेगा। और डीबी को जो है 3 महीने का समय दिया कि 3 महीने के अंदर आप सुनवाई समाप्त करके मामले का निस्तारण करें और जो फील्ड ट्रेनिंग और जो फील्ड पोस्टिंग है उस पर रोक रहेगी। यानी स्वागत योग्य फैसला है, जो लगातार यही बात कही जा रही है। लेकिन सीधा मदन जी, मैं आपके पास वो कह रहे हैं कि शुरुआत से जब से आपकी सरकार बनी तब से आप इस पर कोई फैसला नहीं कर पाए, इसलिए इतने भागीदार आप भी हैं युवाओं के सपनों को तोड़ने के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो गाइडलाइन पहले से तय है कि पेपर लीक हो जाए उसको सरकार को देखना है कि फैसला रद्द होना चाहिए। कांग्रेस वालों ने नहीं की, लेकिन आपने भी तो नहीं की। और अभी हनुमान बेनीवाल भी आप पर आरोप लगा रहे थे कि सामने कुछ और कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अलग पैरवी कर रहे हैं। बोलिए मदन जी, पलट गए आप। हेमंत, मेरा आग्रह है कि 3 लोगों ने मेरे पे आरोप लगाए, वो तीनों का जवाब आप मेरे से ले लें। कांग्रेस का, गोदारा जी का और जल्दी बोलिए ना, आप दीजिए। पहले मैं गोदारा जी का जवाब देता ना, मैं गोदारा जी की जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि भजनलाल जी ने कुछ नहीं किया। इस केस में गोदारा जी, अगर किसी ने एफआईआर दर्ज कराई तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई है और वो 1 फरवरी 2024 को दर्ज करवाई है। 122 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा अगर किसी ने, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने भेजा है। एक व्यक्ति को चुन के अगर सलाखों के पीछे भेज रहे हैं और भर्ती से बाहर कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कर रहे हैं, इसलिए आपके इसके बातों पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरी हनुमान बेनीवाल जी का जवाब और दे देता हूं। हनुमान बेनीवाल जी ने कहा है कि वो आंदोलन कर रहे थे, आपने कहा कि बहुत आंदोलन कर रहे थे। मैं हेमंत जी आपकी बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब 2000 विख्याता परीक्षा 2022 जब हो रही थी, जब हनुमान बेनीवाल जी का कोई आंदोलन नहीं था, सहायक सीधी भर्ती हुई थी जब कोई आंदोलन नहीं था, रीट के टाइम पे कोई आंदोलन नहीं था, कोई आवाज युवाओं के लिए हनुमान बेनीवाल जी ने नहीं निकाली। जब मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष था, जब शहीद स्मारक के ऊपर हनुमान बेनीवाल जी बैठ गए अपना खोया हुआ राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए, राजस्थान को भ्रमित करके, और बार बार ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी नहीं है, सरकार नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी, राजस्थान में अगर कोई नहीं है तो आप नहीं हो, अगर जनता ने नकारा है तो आपको नकारा है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नहीं नकारा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने नेतृत्व को न्याय मिलने का काम हुआ है, तो उनकी सरकार में हुआ है। हनुमान बेनीवाल जी मौका परिवार की फैसला क्यों नहीं ले पाए? दूसरा, अरे एक मिनट सुन लीजिए ना, आप हनुमान बेनीवाल जी के प्रवक्ता हैं या उसके छात्र नेता हैं? सवाल लीजिए एक बार। दूसरा कांग्रेस ने कहा कि ये बात ऐसा ही ऐसे हो रही है। मैं कांग्रेस को कहता हूं, आज जो परीक्षा हुई है डीएलडी की जो परीक्षा हुई है, उसके ऊपर लोगों को, फर्जी अभ्यर्थियों को, जो डमी कैंडिडेट बैठते थे, हेमंत जी, ये मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता है युवाओं को न्याय देने के लिए। डमी, मुझे तो आप इतना बताइए, आपने न्याय, सुनिए ना सर, सर सुनिए, ये आप छोड़ दीजिए, भाषण वाली प्रतिक्रिया छोड़ दीजिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक शुरुआत से बीकानेर से लगा करके पाली से हुआ था कि नहीं हुआ था, और हुआ था तो इस पर फैसला क्यों नहीं कर पाए? क्या ये लगा रखा है ईमानदार बेईमान, ईमानदार बेईमान? मैं पूछ रहा हूं कि पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट की कानून की साफ गाइडलाइन है, पेपर लीक हुआ तो रद्द कीजिए, बात खत्म।
आप फैसला नहीं कर पाए ना। देखिए हेमंत जी जब और 122 लोगों को जेल नहीं भेजा, 130 लोगों को विचाराधीन है। एसओजी ने पेपर लीक में अब तक अरेस्ट किया है। सुधार लीजिए आंकड़े, और उनमें से कई लोग जो है वो छूट करके आ गए, ये भी सुधार लीजिए। ये भी सुधारिए कि आरपीएससी के मेंबर्स तक पेपर लीक के मामले में पकड़े गए। ये शर्मसार करने वाली बात थी, फिर भी कोई फैसला नहीं। सर मदन जी सीधा जवाब दीजिए ना, 10 सेकंड सीधा जवाब दीजिए। फैसला नहीं कर पाए ना? मैं दे रहा हूं, हाँ, दे रहा हूं। क्यों नहीं फैसला कर पाए? अगर आप देंगे तो मैं तो फिर कहता हूं ना। मैं कह रहा हूं आप तो अभी तक ये तय नहीं कर पाए। आप बता दीजिए आज प्रदेश की जनता को कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, इतना बता दीजिए। पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? सवाल पूछा है, मैं पूछ रहा हूं पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? सवाल पूछा है तो मैं जवाब मैं पूछ रहा हूं पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? हेमंत जी पेपर लीक हुआ, एफआईआर कराने वाली भजनलाल जी की सरकार थी। आपके आंकड़ों के अनुसार 130 लोगों को सलाखों के पीछे भेजने वाली भजनलाल जी की सरकार थी। एसआईटी गठन करने वाली भजनलाल जी की सरकार थी। आज रामू रायका को जेल में डालने रामू रायका को जेल में डालने वाली भजनलाल की सरकार थी। जेल में डालने वाली भजनलाल जी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार थी। मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाने वाली भजनलाल जी की सरकार थी। और माननीय न्यायालय, मैं तो किसी की बात पर जवाब नहीं था, माननीय न्यायालय ने जब परीक्षा रद्द की थी तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ाई की थी कि सरकार की मंशा के पीछे और सरकार की साफ सुथरी जांच व्यवस्था के कारण आज हम मदन जी ठीक है, बाकी मेहमान लादू गोदारा, 10 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, मेरा 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड हो गए। मेरे जो मित्र कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ बड़ी विडंबना की बात है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जिस दिन वाली बात में कर लेंगे प्लीज आज एसआई भर्ती प्लीज सर। मदन जी अर्थशास्त्री के चोरों को बाहर करने वाली भजनलाल जी की सरकार है। एसओजी उस दिन भाषणों से सोशल मीडिया के अंदर से मुख्यमंत्री की कुर्सी खुला ही नहीं। मदन जी ठीक है, टाइम नहीं है ज्यादा। मदन जी ठीक है, इनके राज में क्या बाकी सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, परोस भारद्वाज की आवाज डाउन कीजिए। लादू बोलिए, सहमत है आप? मदन जी कह रहे हैं कि भजनलाल जी की सरकार नहीं, सरकार आई, मुख्यमंत्री भजनलाल जी आए तो हमने सलाखों के पीछे डाला। केवल सलाखों के पीछे डालने से न्याय नहीं मिल गया। आज भी राजस्थान में 8 लाख युवा इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट, आपने कहा कि मामला उस समय जब न्यायालय में विचाराधीन था तब ये सभी तमाम नेता ऐसे कह रहे थे कि राजस्थान हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, जो भी न्यायपालिका का फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। तो उस फैसले को क्यों नहीं माना इन लोगों ने? अब तक क्यों आरपीएससी को जो है भर्ती रद्द करने के लिए इन्होंने लिखा, क्यों आरपीएससी ने नोटिस नहीं निकाला? और अभी भी देख लेते हैं। और अगर ऐसा होता तो आज दोहरा चेहरा वहां सामने नहीं आता थानेदारों को बचाने के लिए। ये भाजपा का चरित्र चलन है कि जो कांग्रेस ने पेपर लीक किया उससे भी ज्यादा आज गड्ढा खोदने का काम, युवाओं को साथ जो है बरगलाने का काम, युवाओं के साथ लादू ठीक है, लादू ठीक है। पारुष जी लोग ये ठीक है, कांग्रेस की गोद में बैठे थे, उनके प्रवक्ता बन रखे हो आप। जब पेपर चोरी हो रहे थे, लीक हो रहे थे, राजस्थान के युवाओं के साथ में कुटाराघात हो रहा था। ठीक है पारुष भारद्वाज जी, ठीक है मदन जी हो गया। पारुष भारद्वाज जी, लोग कह रहे हैं चालू तो बोले, जो बोले चालनी भी बोले, सगड़ा का सगड़ा पेपर लीक करावा की जिम्मेदारी तो थे था का सर पर है। बताओ, बोलो। देखो हेमंत जी, मैं सबसे पहले इस बात को, इनका जो आरोप है कि भाई भजनलाल जी की सरकार आने के बाद पहले एफआईआर दर्ज हुई, इनकी गलतफहमी दूर कर दूं कि इसकी पूरे मामले की जांच जो है हमने हमारी सरकार के समय शुरू कर दी थी। एसआईटी की फैसला नहीं कर पाए, मतलब ये एफआईआर दिखाने में लेकिन फैसला नहीं कर पाए। वाह भाई गजब। जवाब ले लीजिए आप हेमंत जी से, इस बात का जवाब लीजिए कि भर्ती परीक्षा को रद्द करने का पक्ष में खड़े हैं या उसको कैंसिल करने का पक्ष में? आप कहां खड़े हैं ये बता दीजिए ना, पहले आप तो बता दो पारुष जी, पहले आप तो बता दो, आप तो बता दो, पहले आपके विधायक विधानसभा में जाके क्या कहते हैं, आप तो बता दो। आप तो मसीहा पेपर लीक के सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने जाकर के यही बात बोली। भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी मछलियां बनाई, बड़े बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की बात करती थी, राजीव मछली पकड़ी गई, मगरमच्छ चोरी करवाया की खुद की पार्टी की सरकार के एक मच्छी के ऊपर आरोप लगा। और ये तो बता दीजिए जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से व्हाइट हाउस का जिक्र हुआ था? ठीक है, अब हो गया लड़ाई आप, लेकिन दोनों ही तय नहीं कर पाए कि करना क्या। ये सच है मित्तल साहब, सबको डाउन कीजिए। मित्तल साहब, दोनों ही तय नहीं कर पाए, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, करना क्या है, और इसी वजह से आज ये कोर्ट में जाकर के उलझ गई है।
देखिए हेमंत, मैं क्या नाम से कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ताओं की बात पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन जो सिंगल बेंच का हाईकोर्ट का फैसला था, उसने क्या कहा कि बाड़ी खेत को खा रही है। जो आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी थी कि इस परीक्षा को क्या नाम से पारदर्शी तरीके से ईमानदारी के साथ कराए, उसके सदस्य ही, उसके अध्यक्ष ही बेईमानी का काम कर रहे थे। और तो आप बताइए इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? और उस भर्ती पर फैसला नहीं हुआ तो ये तो राजस्थान के युवाओं का दुर्भाग्य है। के जैन साहब, आखिरी फाइनल टिप्पणी है, आपने सबकी बात सुनी है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये दुर्दशा इस भर्ती की क्यों हुई कि जो चयनित है वो भी उधेड़बुन में है, जो बेईमान है पकड़े गए वो भी उधेड़बुन में। वो ये सोच रहे हैं कि हम कोर्ट से स्टे ला करके वापस लग जाएंगे एक के बाद एक। और कई जो आरपीएससी के पूर्व मेंबर वो पकड़े गए थे, छूट गए, वापस आगे घूम रहे चौड़े होकर के, उनके बेटे बेटे भी छूट गए। सर आखिर क्या होगा इसका? कि जो निर्णय होने चाहिए थे वो राज्य के स्तर पर होने चाहिए थे, सरकार के स्तर पर होने चाहिए थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कि गिरफ्तारी कर लेने तक की जो इतिश्री कर ली गई, उसी की वजह से कोर्ट में इतने लंबे समय तक मामला चला और कोर्ट को आखिर में लिखना पड़ा कि सरकार, क्योंकि कोर्ट ने अभी भी यह कहा है कि सरकार आरपीएससी को तुरंत सिफारिश करे कि यह भर्ती रद्द की जाए। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि कोर्ट के प्रोसीजर में तो टाइम लगता है, पर जो काम सरकार को करना चाहिए था वो कोर्ट को करना पड़ रहा है और इसीलिए इतनी देरी हो रही है, इसीलिए इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्योंकि अगर सही समय पर सही निर्णय हो जाता तो ऐसी स्थितियां नहीं आती। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है के जैन साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो कोर्ट को करना पड़ रहा है। जांच एजेंसी तो अपना काम ईमानदारी के साथ कर ही रही है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जांच एजेंसी एक एक बेईमान को उनके बिलों में से निकाल करके उनके असली जगह पर पहुंचाएगी। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।